हेलो एवरीवन। इस वीडियो का पर्पस है कि अगर आपको पोटेंशियोमीटर टॉपिक में बेसिक से चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो एक तो हम बेसिक्स कवर करेंगे, पूरी थ्योरी पोटेंशियोमीटर की कवर करेंगे एंड किस तरह के क्वेश्चंस जेई मेन में इस टॉपिक से आते रहते हैं। ऑल्दो ये टॉपिक जेई मेन के सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हर साल किसी न किसी तरह पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन जेई मेन में आ ही जाता है, इवन दो इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। तो बेसिक से पोटेंशियोमीटर को समझते हैं। आइए, पोटेंशियोमीटर क्या है बच्चों? जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये कहीं ना कहीं मेजर करता है ना। इसके दो मेन एप्लीकेशन हैं, एक ईएमएफ मेजर करना और एक इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, जो कि जेई मेन और इवन एडवांस में काफ़ी रेगुलरली पूछा जाता है। क्या चीज़? ईएमएफ मेजर करना, वो एक बेसिक एप्लीकेशन है ही है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना, उसका एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक एक एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है बच्चों। तो कैसे ये पूरा सेटअप, जो कि एक्चुअली काफी बड़ा होता है, आपने अगर इस पे प्रैक्टिकल किया है क्लास 12th में, तो इट इज लिटरली अ 10 मीटर लॉन्ग वायर, है ना। मीटर ब्रिज तो आपको पता ही होगा। तो ये एक आपका मीटर स्केल है जिसका लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर्स है, और यहाँ पे 10 मीटर्स का वायर भी होता है, 5 मीटर भी हो सकता है। 10 मीटर का वायर इस तरह से आगे पीछे करके लगाया होता है, और इसी तरह से एक जॉकी यहाँ पे होता है बैलेंसिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर का इस तरह का एक सेटअप होता है। सर्किट डायग्राम भी अपन समझेंगे किस तरह से ये जो वायर है ए बी, ये यूजुअली 10 मीटर या 5 मीटर लेंथ का होता है, और इसका मेन काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट प्रिसाइसली, है ना। अब ये वोल्ट मीटर से डिफरेंट है क्योंकि इसकी प्रिसिशन वोल्ट मीटर से बेटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर की वर्किंग एक बार देख लेना, है ना, कि वोल्ट मीटर मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करता है रीडिंग दिखाने के लिए। दोनों ही वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, मेन जो आपका सर्किट होता है उससे कुछ करंट चुरा लेते हैं टू शो द रीडिंग। अगर वो नहीं चुराएंगे ये करंट तो वो रीडिंग शो नहीं कर पाते हैं ना, उनकी वर्किंग इस तरह से होती है। लेकिन पोटेंशियोमीटर वो करंट खुद से ही बना देता है, इस वजह से इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, है ना। फ्रॉम द मेन सर्किट से कोई भी अपना करंट नहीं लेता, खुद का करंट बनाता है। तो अपन यही डिटेल में देखेंगे कैसे ये प्रिसाइज रीडिंग देता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग थोड़ी हमेशा कम आती है, उतनी भी कम नहीं आती है, मतलब माइनर फर्क आता है, बट यस पोटेंशियोमीटर की रीडिंग एग्जैक्ट आती है। तो दैट इज द रीजन वाई वी यूज दिस एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज देयर इन आवर सिलेबस ऑफ कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि किस बेसिस पे ये सेटअप वर्क करता है, ध्यान देना। यहाँ पे हमेशा आपका एक मेन सर्किट या ड्राइविंग सर्किट होता है ना। उसमें एक ड्राइवर सेल यानी कि मेन जो आपकी ईएमएफ है जिसको मेजर करना, ये वाली ईएमएफ नहीं है, मेजरमेंट के लिए जो ईएमएफ है उस पर अपन बाद में आएंगे, बट दिस इज द मेन सर्किट जो कि करंट डिलीवर करता है और पोटेंशियोमीटर की वर्किंग का बैकबोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो एक ईएमएफ होगा जिसकी वजह से ऑब्वियसली सर्किट में देखो करंट ऐसे होगा। अब ये जो ए बी वायर है, जो 10 मीटर का वायर अपन ने पीछे देखा, इसमें किसी सी पॉइंट पे बैलेंसिंग आपको फाइंड करनी है ना। और इसमें जो करंट है वो इस सर्किट में एक रियोस्टैट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ना। रियोस्टैट के एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ा के या घटा के आप करंट को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, वो इसकी मेन सेटिंग्स होती है ना। तो इस तरह से आपका एक लीनियर कंडक्टर होना चाहिए बच्चों, है ना। लीनियर कंडक्टर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसका एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, अपन बात करेंगे ऐसा क्यों। एंड स्टेडी करंट सेटअप इन इट, है ना। उसमें एक कांस्टेंट करंट सेटअप होना चाहिए, स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट सेटअप होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं देनी है। अगर आप पोटेंशियोमीटर शब्द से डरते हैं तो एक्चुअली यू आर इन लक, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज बेसिक से बता दूंगा और आपको सिर्फ एक ही चीज अच्छे से समझनी है, विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द अगर आप समझ जाएंगे तो आप इस पोटेंशियोमीटर के किसी भी लेवल के क्वेश्चन, जेई मेन और जे एडवांस में उतना एक्चुअली फर्क भी नहीं होता पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में, तो वो जे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चा? ग्रेडियंट शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है वेरिएशन विद लेंथ, है ना। शायद आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये शब्द सुना होगा। उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसको अपन के से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से डिनोट करेंगे। एंड ए से बी के बीच में लेट्स से वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इन जनरल इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय एल, है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जस्ट लाइक इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इफ यू स्टडीड फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेसिफिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो एक विस्कोसिटी करके कंसेप्ट आता है जिसमें आपको फोर्स बिटवीन द लेयर्स, वो आपको स्पीड का डिफरेंस, है ना, कि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे कम स्पीड है, तो वो डेल्टा वी बाय डेल्टा एच, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट करके कंसेप्ट वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ग्रेडियंट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेडियंट शब्द का ही मतलब होता है वेरिएशन विथ लेंथ, है ना। वेरिएशन विथ डेप्थ होता है वहाँ पे, यहाँ पे वेरिएशन विथ लेंथ है।
अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखनी भी चाहिए, है ना। अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए कि यार फॉर एग्जांपल इन दिस सर्किट डायग्राम, एंड ये सर्किट डायग्राम भी आपको एक पॉइंट पे बनाना, अभी मत बनाना, बट पोटेंशियोमीटर एक हेडिंग बना दो, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए बी डिवाइडेड बाय एल ए बी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो ये ए बी वायर में लेट से वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए बी क्या बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट इनटू आर ए बी, है ना। यहाँ पे चीजें ध्यान देना और लिखना भी है ना। वैसे तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बट हो सकता है किसी को ये टॉपिक सच में समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है बच्चा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ। तो आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। आई क्या है, सर्किट में जो भी करंट चल रहा है ना, आई की वैल्यू सर्किट में जो भी करंट है, और वी ए बी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आर ए बी की वैल्यू क्या होती है, आर ए बी विच इज रो एल बाय ए फॉर्मूला, अगर आपको याद है, रो एल बाय ए फॉर्मूला सभी को याद होगा आई एम श्योर, डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि आप कर ही रहे हो, क्योंकि लेंथ से डिवाइड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट में। तो देखो एल ए बी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे के का एक फॉर्मूला ऑफ सॉर्ट्स बन जाता है विच इज आई रो बाय ए, है ना। ये जो नई टर्म है अपने लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है, जिसपे भी जेई मेन में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया कि इस पे भी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन में आया है। वो क्वेश्चन किस तरह का था, बहुत सिंपल था वैसे तो, रेजिस्टिविटी दी हुई है, करंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग को पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, गेस करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी वोल्ट पर मीटर, समझ आ रही। तो वोल्ट पर मीटर में उसके ऑप्शंस थे, वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा। तो करंट देखो कांस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होना चाहिए, और एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। समझ रहे हैं आप ये बात। कुछ पॉइंट्स इसमें थ्योरेटिकल भी, और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनफैक्ट और भी अच्छे होते हैं। बट यस, उन पे आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बीच बीच में बताते रहूंगा और मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा। तो रो रेजिस्टिविटी विच इज सपोज टू बी कांस्टेंट, है ना, किस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है ये आप बताना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग नहीं आती है तो वो वायर को जॉकी से दबा देते हैं, है ना। आपको मालूम होगा प्रैक्टिकल्स अगर आपने किया है मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर के, नॉट सपोज टू प्रेस द वायर। मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर में वायर को जॉकी से ऐसे बैलेंसिंग लेंथ नहीं आती, तो बच्चे वो दबा दबा के जोर से देखते हैं, बट वो दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वो चेंज कर देता है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है तो वो इलिप्टिकल हो जाएगा, विच विल चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ऑल्सो करंट शुड बी कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये तीनों चीजें कॉन्स्टेंट होगी तो आपका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा लिख भी लेना, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी। और इस पॉइंट पे सर्किट डायग्राम बनाना है ना बच्चों। तो फिर से देखना, सर्किट डायग्राम क्या है, एक ड्राइवर सेल है एप्सिलॉन, जिसमें एक ड्राइवर सर्किट जो आपका ये करंट रखता है। अब ये करंट देखो ऐसे जा रहा है ना, ए बी वायर के थ्रू ये करंट जा रहा है, और फिर से बैटरी ऑफ द ड्राइवर सेल, ड्राइवर सर्किट में ये करंट आई जा रहा है ना। और जिस भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो, जिस भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच में है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हो सकता है, बैटरी के अक्रॉस भी हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, या अलग अलग सिचुएशंस है ना, रेजिस्टेंस और बैटरी आर द कॉमन केसेस, बट कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो उसके अक्रॉस ये पॉइंट्स लगा देंगे, मतलब ये अपने सी और डी पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो भी बोल दो, ये पोटेंशियल आपको रीड करना है, रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो बात यह है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपका बैलेंस्ड रहेगा, है ना, बिकॉज द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, तो देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच, यू अंडरस्टैंड, देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच, लेट्स कॉल दिस करंट आई डैश, बट रिमेंबर आई डैश इज 0, है ना। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, है ना, नो डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट शो करता है, ये चीजें आपने सुनी होंगी, मीटर ब्रिज में भी यही लैंग्वेज यूज होती है। तो जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें कोई करंट नहीं है बच्चा, यानी कि इधर भी कोई करंट नहीं है, समझ रहे हो आप, यानी कि सारा करंट आपका मेन ड्राइवर सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही चलेगा। एज आई सेड आई विल रिपीट दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इन टुडेज सेशन, आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो। तो ये एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, रियोस्टैट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप इस करंट आई को कंट्रोल कर सकते हो, और इधर कोई करंट नहीं है व्हेन देयर इज नल पॉइंट या नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम बना लेना पॉज करके, थोड़ा बहुत आपको अब सर्किट समझ में आ गया होगा। तो यस, पीछे जैसे मैंने बताया, दिस इज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टुडेज सेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने कैसे डिफाइन किया बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एनी वोल्टेज बाय एनी लेंथ, है ना। बट क्योंकि अपने को स्टैंडर्डाइज करना है तो ए बी के अक्रॉस अपन पोटेंशियल लेते हैं, क्योंकि वही वायर है अपना, ए बी वायर
जनरली 10 मीटर की लेंथ का होता है, 5 मीटर की लेंथ का होता है, क्वेश्चंस में 3 मीटर की लेंथ का भी हो सकता है ना, तो अपन देखेंगे क्वेश्चंस वेरी सून। तो योर आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर क्या है, ओम्स लॉ लगा के, एंड आपको पता ही है कि आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रो एल बाय ए, है ना। तो एल ए बी बाय ए करने से एल ए बी कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला अभी लिखा हुआ होना चाहिए, सर्किट डायग्राम बना हुआ होना चाहिए, सो दैट आपको फील आने लगे थोड़ी, है ना। मेरे लिखवाने और ड्रॉ करवाने का पर्पज़ यही होता है एक्चुअली, नॉट फॉर नोट मेकिंग, इट डजंट हेल्प इन जेई मेन और इवन इन एडवांस। नोट मेकिंग से आपके दिमाग में, क्योंकि ज़्यादा इंद्रियाँ, ज़्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा चीज़ें आप गेन करते हो। तो यहाँ तक आपको लिखना अनिवार्य है बच्चों, है ना। लिख लिया, लिख लिया, तभी आगे बढ़ेंगे। तो अब देखना यहाँ पे टर्म्स क्या है इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में। टर्म्स हो गई है बच्चों, रेजिस्टिविटी सभी को पता है, ओम मीटर यूनिट होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड करंट इन द सर्किट। ओके, करंट इन दिस मेन सर्किट। ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और इनफैक्ट मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिन पे बेस जेई मेन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एडवांस में भी आए हुए हैं, है ना। ये टॉपिक जेई एडवांस में अभी भी सिलेबस में है, जेई मेन में करीब 3-4 साल से सिलेबस में नहीं है, तब भी इस पर क्वेश्चन हर साल ही आ जाता है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं। और आपको यहाँ पे 2 पॉइंट अभी से सोच लेने दिमाग में, यार एक तो ये लीनियर कंडक्टर है, मतलब लेंथ के अलॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है, बट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्यों रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप वेरिएबल रखोगे, मतलब कहीं पे चपटा है कहीं पे मोटा है, ऐसा अगर रख दोगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो वो आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, रीडिंग में आपकी दिक्कत आएगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही रीडिंग आने वाली है। आपकी सारी रीडिंग्स यानी कि आपकी सारी फाइनल आंसर्स पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। ये भी कैसा वर्क करता है अभी तक सीखा नहीं अपन ने, डोंट वरी, बट यस पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट एरिया पे डिपेंड करता है, और एरिया कांस्टेंट होना चाहिए सो दैट यू हैव अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, नंबर 1। और इसलिए आपको वो जॉकी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जॉकी को प्रेस करने से वायर क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, और नॉन यूनिफॉर्म वायर की वजह से रीडिंग हैम्पर होती है। ओके, नंबर 2 पॉइंट, दिस वायर इज ऑफन मेड विथ मटीरियल्स विथ लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, है ना, लो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वी शुड से, है ना। तो अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए इन मटेरियल्स के लिए। कौन से मटेरियल्स नहीं है, अगर आपने आपने टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ये टॉपिक पढ़ा है, वैसे थर्मल से मैं बार बार, क्योंकि वहाँ पे भी अल्फा यूज होता है, बट ध्यान देना क्योंकि आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस वेरी करेगी नहीं टेम्परेचर के साथ। तो मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम ऑल्सो, है ना। ये 3 नाम आपको याद रखने, ये वाइवाज में भी आते हैं और आपके प्रैक्टिकल्स में भी ध्यान में रखने चाहिए, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन पे भी आए हुए हैं, है ना। वाई डू वी यूज मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम, बिकॉज दे हैव अ लो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज दैट, उसकी वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है ना। यहाँ पे मैंने कुछ रो लिख दिया है, बट अल्फा लिखना चाहिए मुझे, अल्फा 0 होता है, रो कांस्टेंट रहती है। अब रो भी कांस्टेंट क्यों चाहिए तुम्हें, क्योंकि वही बात है कि रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इवन करंट शुड बी स्टेडी, तभी जाके के आपका कांस्टेंट रहेगा। एज लॉन्ग एज के यानी कि आपका जो स्केल है, अगर वेरिएबल स्केल हो, अगर एक स्केल है जिससे आप सारी लेंथ मेजर कर रहे हो, बट वो स्केल की लेंथ ही चेंज हो रही है, तो वो सही चीज़ नहीं है ना। तो व्हाट यू वांट इज नॉट अ वेरिएबल बट अ स्टैंडर्ड स्केल विच इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट की कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें कांस्टेंट रहे, है ना। अभी कई चीज़ें आप लोग के दिमाग में चल सकती है, बट यस कीप फोकसिंग। नाउ इफ दिस इज द मेन कंसेप्ट, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स ऑल्सो, जिन पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे मैं कह रहा हूँ आ रहे हैं। तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है मेरे को बच्चों, ध्यान देना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि यार ये 2 पॉइंट्स को अपन एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में या एक सेल के पैरेलल में लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए, है ना। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कुड बी प्रोवाइडेड बाय, ध्यान देना, एक सेल भी हो सकता है, यानी कि बैटरी का ईएमएफ निकालने के काम आएगा, या और कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक कैपेसिटेंस, लाइक इंडक्टेंस ऑल्सो। समझ रहे हो, मतलब आपका रेजिस्टेंस ही नहीं, कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का अगर जॉब है, या और भी कोई सर्किट एलिमेंट है उसके क्रॉस भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, जो कि बैटरी के अक्रॉस करंट जब फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपको मेजर करना है। अब ये मेजरमेंट आपकी कैसे आती है ना। सो इफ वी नो, सिंस K इक्वल टू V बाय एल है ना, तो V ए बी बाय एल ए बी तो है ही है, बट डू वी नो दैट हमें जो V निकालना है वो एल ए सी के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये पूरे पोटेंशियोमीटर का सबसे सेंट्रल कंसेप्ट है ना। पूरा पोटेंशियोमीटर अपन बहुत लेंथ में पढ़ सकते हैं, बहुत
टाइम लगा के पढ़ सकते हैं, बट एक ही चीज आपको याद रखनी पूरे पोटेंशियोमीटर में, दैट ये जो V है ये इस लेंथ से बैलेंस हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो इस लेंथ से बैलेंस हो रहा है, यानी कि VAC अगर अपने को निकालना है तो वो LAC से बैलेंस हो रहा है। मतलब VAC इक्वल टू K टाइम्स LAC, है ना, या इन जनरल अपन लिखते हैं V इज इक्वल टू KL, या इन जनरल अपन लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू L इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ आई डोंट वांट यू टू राइट सो मेनी थिंग्स, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत कुछ लिख लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन करके आप समझ ही जाएंगे। बट ये चीज आपने लिखी, सर्किट डायग्राम बनाया, उसके जस्ट बाद ये वाला पार्ट लिखना, क्योंकि ये आपको वो चीज समझा रहा है जो कि आपको बहुत समझनी जरूरी है। एक ही चीज समझनी है इस पूरे पोटेंशियोमीटर में, विच इज दिस थिंग, है ना। आई रिपीट दिस, VAB बाय LAB आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि LAC में कितना पोटेंशियल V है, तो वो V इक्वल टू KLC आ जाएगा, है ना, V इक्वल टू KLAC आ जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू LAC, समझ रहे हो, मतलब आपका वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये कंसेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो मेजर करना है वो लेंथ को देख के मेजर कर सकते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर थोड़ा सा सोचना। आपको पोटेंशियल डिफरेंस देख के नहीं समझ में आता, इनफैक्ट आपको टेम्परेचर भी, है ना, जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर नापने की कोशिश करते हैं, क्या आपको वो देख के टेम्परेचर समझ में आ जाता है? अगर मैं आपके सामने एक तवा रख दूं, है ना, और बोलूं कि आप इसको देख के इसका टेम्परेचर बताओ, क्या आप बता सकते हो? देख के, छू के नहीं, है ना, मतलब देख के आप क्या वो गर्म है क्या ठंडा है ये भी नहीं बता सकते हो। अच्छा, छू के आप गर्म है ठंडा ये जरूर बता सकते हो, बट ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। समझ आ रही बात है? तो एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी थर्मोमीटर निकालनी है ना। मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर में होता है वो लेंथ के बेसिस पे वर्क करता है, मतलब कि टेम्परेचर के लिए, इवन मास के लिए ना, स्प्रिंग बैलेंस में मास जितना ज़्यादा होगा उतनी स्प्रिंग की लेंथ होगी। स्प्रिंग बैलेंस याद है ना, तो मास जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये जो कंसेप्ट है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सेम कंसेप्ट वी हैव यूज्ड फॉर स्प्रिंग मास बैलेंस, जिसमें मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो लेंथ से पोटेंशियल का अंदाजा लगाना ये एक नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली हम करते आ रहे हैं कई टाइम से, है ना। टेम्परेचर को आप देख नहीं सकते, और टेम्परेचर को आप लेंथ देखकर गेस कर सकते हैं। मास को भी आप फील नहीं कर सकते, मतलब मास को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप एग्जैक्टली 1.2 kg है ये महसूस करके नहीं बता सकते, लेकिन आप लेंथ को मेजर करके एग्जैक्टली मास निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से लेंथ को मेजर करके आप वोल्टेज एग्जैक्टली निकाल पाओगे इन पोटेंशियोमीटर। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? So that is the central concept of this potentiometer. Now if you have understood this, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया, तो मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन करें, विच इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियोमीटर का बेसिक, है ना, मतलब इसको मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूँ या क्लासिक एग्जाम्पल मानता हूँ इस क्वेश्चन को, जो कि आपको पोटेंशियोमीटर अगर नहीं भी आता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियोमीटर शब्द यूज हुआ है क्या कहीं पे, देख लो, क्या आपको LAB यहाँ पे दिया है? नहीं ना। तो ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का टेक्निकली नहीं है, बट अंडरलाइन कंसेप्ट वही है जो पोटेंशियोमीटर में लग रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर 0 है, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है। पीछे जैसे मैंने बताया आपको, इधर में कोई करंट नहीं है बच्चा, है ना, इस वाली ब्रांच में अगर I डैश होता तो वो कोई करंट है नहीं वैसे, है ना, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। मतलब पूरा करंट कहाँ पे बच्चों? ड्राइवर सेल वाले सर्किट में पूरा करंट इन रेजिस्टेंसेज में है। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो में यहां तक देख रहा है, मतलब आपको लर्न करना है टॉपिक, मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से करें, है ना। मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, बट खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सर्किट सॉल्विंग का बेसिक क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पैरेलल का भी नहीं है ना। 3 रेजिस्टेंसेज है, 5, 3 और 2 ओम, तीनों सीरीज में है, तो कितना आपको 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल है, समझ रहे हो? 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो? सिंस गैल्वेनोमीटर शोज नल रीडिंग, योर V इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड V इज इक्वल टू I इंटू 5 ओम, है ना। इतना हिंट मैंने और दे दिया कि भाई V कितना है, जो भी करंट है सर्किट में, अच्छा सर्किट में करंट कितना है वो निकाल लो, बट 5 ओम के अक्रॉस जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो आपका आ जाएगा। तो देखना सर्किट में करंट कितना है, एप्सिलॉन बाय 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2 ओम, 10 ओम हो गया, और 10 बाई 10 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर। तो 1 एम्पियर अगर आपका आ गया, आंसर आप बता दो इसका, ठीक है ना, 5 वोल्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
अब ये क्वेश्चन ओरल भी हो सकता है, क्या ये क्वेश्चन ओरल भी हो सकता है? एक बार सोचना है इस क्वेश्चन पे ना, ध्यान देना बच्चा, कि 10 वोल्ट अक्रॉस 5 + 3 + 2 ओम इज 10 वोल्ट अक्रॉस 10 ओम, है ना? 10 वोल्ट अगर 10 ओम में जा रहा है, और रिमेंबर इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर कोई करंट क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज नल पॉइंट है, आई डैश जीरो है, आई डैश अगर जीरो है तो आपका, यही मैंने लिखा है कि ये पोटेंशियल इक्वल टू ये पोटेंशियल है ना, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट समझते हो, दोनों के बीच में कोई करंट नहीं होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स दोनों के बीच में कोई करंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो पैरेलल में ई लगा हुआ है और ये जो आपका 5 ओम लगा हुआ है, उनका पोटेंशियल सेम है ना? पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, मालूम है ना? तो 5 ओम का पोटेंशियल एंड ई का पोटेंशियल सेम है। 5 का कितना, आई इंटू आर, और आई की वैल्यू अपन ने सर्किट से निकाल ली, ठीक है बच्चा? तो मैं कह रहा हूँ कि ओरल भी कर सकते हो उसको, 10 वोल्ट 5:3:2 में डिवाइड करो, है ना? मैं इस क्वेश्चन को चेंज भी कर देता हूँ, अगर ये बैटरी 5 के क्रॉस नहीं 3 के क्रॉस लगी होती, ये बैटरी 5 ओम नहीं 3 ओम के क्रॉस लगी होती, तो आपका आंसर क्या आता है, जल्दी से बताना एक बार, तो दैट आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। तो वही बात है कि 5:3:2 में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पोटेंशियल डिवाइडर होता है, तो 10 वोल्ट को 5 वोल्ट 3 वोल्ट और 2 वोल्ट में डिवाइड करो, तो 5 वोल्ट तो इसका आंसर हो गया, बट इधर लगाते तो आपका 3 वोल्ट आ जाता, समझे? 5 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट, 10 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अभी तो 5 वोल्ट बैलेंस हो रहा है, बट इधर मैं लगाता तो 3 वोल्ट आंसर होता उसमें, और उसी तरह से इधर लगाता तो 2 वोल्ट होता, समझे? तो ये वो अंडरलाइन कंसेप्ट है जो पोटेंशियोमीटर में यूज हो रहा है, कि आप इस डायग्राम को देखना और आप इस डायग्राम को देखना, है ना, कि ये इससे बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस से बैलेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लेंथ से बैलेंस हो रहा है, और लेंथ और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ रहे हो? इफ V इज प्रोपोर्शनल टू R इज प्रोपोर्शनल टू L कंसेप्ट है, अंडरलाइन कंसेप्ट। यहाँ पे आप V प्रोपोर्शनल टू R यूज कर रहे हो, 5 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट जो कर रहे हो, वो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू R है, बट रेजिस्टेंस को लेंथ के प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं अपन, रो L बाई ए। तो ये वो कंसेप्ट है ना। तो आई एम श्योर अभी कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ रही, 2-3 पॉइंट्स और देख लेना, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा वीडियो अगेन लंबा बनेगा, बट नेवर माइंड। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्ट मीटर, क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, है ना। तो जिन लोगों को वोल्ट मीटर पता है, वोल्ट मीटर क्या था याद है? वोल्ट मीटर इज गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्ट मीटर को अपन पैरेलल में लगाते थे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते थे, ये बात क्लियर है। और वोल्ट मीटर आपका मेन सर्किट से कुछ करंट चुरा लेता है, ऑल्दो छोटा सा करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी होता है कई बार, उतना ही चुराता है, बट डेफिनेटली I - IG इधर जाता है, तो वो रीडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है चिल मारो, बट देख लेना है, एक शॉर्ट रिवीजन भी मैंने इन सब टॉपिक्स के बनाया। मैंने पोटेंशियोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, इन चारों टॉपिक को मैंने 1 मिनट के शॉर्ट में बताया हुआ है ना, इसी चैनल पे देख लेना। बट यस, इफ यू नो दैट वोल्ट मीटर अपनी वर्किंग के लिए कुछ करंट यूज करता है, चुरा लेता है मेन सर्किट से, बट यहाँ पे अपन देख रहे हैं इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। वाई? क्योंकि इधर कोई सर्किट से करंट नहीं लिया, इस बैटरी से इसने कोई करंट नहीं लिया, समझ रहे हो? अगर आप मानते हो कि इस बैटरी की वजह से करंट ऐसा भी चलता है ना, सपोज आप बोल रहे हो सर ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे चलना चाहिए करंट, बट बात है कि इसमें कोई करंट ही नहीं है, नो डिफ्लेक्शन है ना यहाँ पे, तो इधर कोई करंट ही नहीं है, सारा करंट ये खुद ही बना रहा है, इसका खुद का सेल है, ड्राइवर सेल, ये खुद करंट बनाता है, ये कोई भी करंट निकालता नहीं है रीडिंग लेने के, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं हम आइडियल वोल्ट मीटर, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो ना, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ड्राइवर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे कम ही होने वाला है ना। ये पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड वन पॉइंट, V which you are measuring should be obviously less than V across AB. Do you agree with this? Yes or no? Do you agree with this? Yes or no? I'll repeat कि हम जो भी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, है ना, 5 वोल्ट, वो 10 वोल्ट से कम ही होने वाला है ना। या यहाँ पे अपन जो भी मेजर करेंगे वो VAB से तो कम ही होने वाला है, क्योंकि VAB यहाँ से यहाँ तक का है, 10 मीटर में VAB है, तो 2 मीटर में 3 मीटर में कितना होगा, उससे कम ही होगा। तो आपको हमेशा प्रैक्टिकल में भी ये कंडीशन आती है, या वाइवा में भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस जब आपकी कोई भी बैलेंसिंग पॉइंट पोटेंशियोमीटर में नहीं आया, कोई भी बैलेंसिंग पॉइंट नहीं आया, है ना, तो उसका मतलब है V ग्रेटर देन VAB हो गया, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, आप समझना भी कि इफ जो आप मेजर करना चाहते हो EMF हो सकता है वो VAB से भी बड़ा है, देन देयर इज नो बैलेंसिंग पॉइंट फाउंड। ऑब्वियसली बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि और मीटर ब्रिज में तो फिर भी मिल जाएगा, मीटर ब्रिज में हमेशा मिलेगा, क्योंकि बैलेंस करना है। मीटर ब्रिज में हो सकता है 1 मिलीमीटर के गैप में मिल जाए,
बट पोटेंशियोमीटर में नहीं मिलेगा अगर जो आपको रीड करना है, लेट से 50 वोल्ट की बैटरी में रीड कर रहा हूँ, बट ड्राइवर सेल खुद ही 5 वोल्ट का है, तो थोड़ी ना रीडिंग हो पाएगी, समझो, बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। 50 वोल्ट को 5 वोल्ट में कितना भी कोशिश कर लो, बैलेंस नहीं हो पाएगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पसेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, मतलब रो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एंड लो एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो ये एक्सपांशन नहीं है एक्चुअली, ये रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट है, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सो दैट रो कांस्टेंट होना चाहिए। तो रो कांस्टेंट किन मटेरियल्स का रहता है? मैंगनीन, कांस्टेंटिन, नाइक्रोम। ये पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनना कि ये 3 मटेरियल्स है, मैंगनीन, कांस्टेंटिन, नाइक्रोम, जिनका रो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो क्या होता है ना, ऑफन रीडिंग लेते वक्त करंट की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। करंट इज अ थर्मल प्रोसेस, तो उसमें आपको करंट की वजह से हीट बनने ही वाली है और टेम्परेचर चेंज होगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, है ना बच्चों? जस्ट थिंक अबाउट इट, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, तो रीडिंग ऑब्वियसली आपकी चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यू वांट रो टू बी कांस्टेंट, यू वांट आई टू बी स्टेडी, कांस्टेंट करंट, यू वांट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी कांस्टेंट रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वायर को, ठीक है? तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। अब थ्योरी अपना खत्म हो चुका है, अपने को यहाँ पे कुछ सवाल समझने हैं, ठीक है? और ये 2 क्वेश्चन हम करें उससे पहले मैं ये बता दूं, या चलो पहले ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना? तो दीज टू आर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट यू पे अटेंशन, है। तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ क्या होता है? 10 मीटर्स, ठीक है, जनरली 10 मीटर्स। ये क्या है? आर ए बी की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर 20 ओम दे रखा है। अब इनको सीरीज में विद 15 वोल्ट बैटरी लगा रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रियोस्टैट है ना? और सर्किट डायग्राम बना लेना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में सर्किट नहीं दिया है तो खुद से बनाना जरूरी है, इट हेल्प्स यू अ लॉट, है ना? देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अ सर्किट डायग्राम, obviously making a diagram will help you a lot, yes or no? Make a circuit diagram like this where length is 10 meters and 20 ohm is the resistance of AB wire, ठीक है जी? दैट इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं सेकेंडरी सेल ईएमएफ, अब इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं ना, प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सर्किट, प्राइमरी सर्किट। अभी बोल रहे हैं सेकेंडरी सेल आपने कहाँ पे लगाया? नीचे, है ना? सेकेंडरी सेल ऑफ ईएमएफ बैलेंस्ड बाय 240 सेंटीमीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर। तो देयर इज अ सेकेंडरी सेल जिसकी रीडिंग आपको लेनी है, एंड वो 240 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है ना? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बाय द वे। तो ईएमएफ निकालिए, जो कि पहली एप्लीकेशन है, मतलब ईएमएफ फाइंड आउट करना ही बेसिक एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। तो एक बार ट्राई करना, पॉज करके ट्राई कर लेना चाहो तो। ऑब्वियसली ई मेजर करना है अपने को, तो ई प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ये बात समझ में आ रही है? ये जो भी लेंथ है इसके प्रोपोर्शनल ई है, ठीक है ना? तो क्या ई इक्वल टू के एल है? जो वी इक्वल टू के एल लिख रहे थे अपन, वो ई लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना? तो ई इक्वल टू के एल लिख सकते हैं बच्चा। डू यू नो व्हाट इज के हियर? डू यू नो व्हाट इज वी ए बी डिवाइडेड बाय एल ए बी हियर, है ना? तो कई चीज़ें आपको पता है क्वेश्चन में, कई चीज़ें नहीं है, जैसे एल ए बी पता है और एल भी पता है, एल भी पता है, एल ए बी भी पता है, बट आपको वी ए बी नहीं पता एक्चुअली। तो हम क्या कर सकते हैं? आई इंटू आर ए बी भी कर सकते हैं, बट हाँ, इस क्वेश्चन को जस्ट देखो मत, कुछ है आप में से जो सिर्फ देखेंगे। आई वॉन्ट यू टू ट्राई योर बेस्ट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है? वी आर ऑलमोस्ट देयर। इस पॉइंट पे आप जरूर इसको एज एन एग्जाम्पल भी लिख लें, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो एल आपको 240 सेंटीमीटर में दिया है, एल ए बी आपको 10 मीटर्स में दिया है। बेस्ट होगा कि आप इसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट कर दें, क्योंकि एसआई यूनिट में आंसर वैसे तो आना चाहिए, बट सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है कौन बताएगा? आई की वैल्यू सर्किट में क्या है कौन बताएगा, है ना? 15 वोल्ट बाय वॉट, और आर ए बी की वैल्यू 20 ओम है ना? तो यहाँ मैं अलग से भी लिख रहा हूँ कि इस सर्किट में आई की वैल्यू क्या है बच्चा? जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन देखा ना अपन ने, तो आई क्या है इसी सर्किट में है, तो एप्सिलॉन बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब ये 20 ओम है और ये 40 ओम है, 20 ओम एंड 40 ओम है, समझ में आ रहा है? तो आई की वैल्यू आप लिख लो, कंसेप्ट में लगा दो, आंसर प्लीज निकाल दो।
फटाफट फटाफट आंसर निकालेंगे बच्चा, कैलकुलेशन शुड बी फटाफट, है ना। तो देखो ये 20 है, ये 60 है, तो ये 15/3 आ गया, 15/3 इज 5, 15/3 5 आ रहा है मेरे पास, और 5 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 24 और 100 डिनोमीटर में, 5 इंटू 24 कितना होता है सोच लो, और 100 डिनोमीटर है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो यूनिट्स क्या आएगी इसकी बताओ, सिंस ईएमएफ है तो वोल्ट्स में आ जाएगी, तो 1.2 वोल्ट देखो इसका आंसर आ रहा है आपका राइट 1.2 वोल्ट्स इसका आंसर आ रहा है, दैट इज अ जेई मेन 22 में जब ये एक्चुअली सिलेबस में था तब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट क्या है, सर्किट सॉल्विंग तो देखो आपको आनी चाहिए, बट मेन कंसेप्ट इज पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ध्यान देना 10 मीटर में कितना है, ये 240 सेंटीमीटर में आपको रीडिंग आ जाए, समझे। 240 सेंटीमीटर किस रीडिंग को बयान करता है, 240 सेंटीमीटर से आपको कितना ईएमएफ आता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो एग्जांपल की तरह लिख लेना। अब सारे क्वेश्चन अपन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड करेंगे, रिमेंबर दिस इज द अंडरलाइंग कोर कंसेप्ट, सेंट्रल कंसेप्ट यही है, ओके। लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी सेम साल का ही है, अलग शिफ्ट है, ये जून में था, ये जुलाई में है, कोविड के बाद का टाइम है, तो जून जुलाई तक लेट हो गया था जेई में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये आरएबी अगेन दे रखा है आपको, है ना, पिछले में भी शायद 20 ओम ही था। लेंथ इस बार 10 मीटर नहीं है, लेंथ इस बार 3 मीटर है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि वही वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने लगा रखी है, एंड ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल 4, है ना, यानी कि जो एबी वाला स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं इसको, ड्राइवर सेल भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है ना, और दूसरे वाले को जो पैरेलल में लगाते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो नल पॉइंट आपका आ गया है 20 मिली वोल्ट पे 60 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है, 60 सेंटीमीटर्स पे। और इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है यार, ये दे रखा है आपको, पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था विच इज यूजुअली द केस, बट ये आजकल के क्वेश्चन ये है ना, दिस इज द क्वेश्चन विच आर कमिंग दीज डेज, इस तरह के क्वेश्चन अभी ज़्यादा आते हैं। ध्यान देना कि आपको ईएमएफ गिवन है, आपको क्या निकालना है, फिर एक अननोन चीज़ जो कि पीछे 40 दे रखी है, यहाँ पे कितनी है वो निकालनी है ना। पिछले क्वेश्चन में जो 40 दे रखा था आपको, वो यहाँ पे अभी आपको निकालना है, ठीक है। बाकी कुछ वैल्यूज डिफरेंट है, कुछ सेम भी है। तो हाउ विल यू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, E इक्वल टू के एल या ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एल, यस और नो, दैट इज द सेंट्रल कोर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, यस और नो, ठीक है बच्चा। तो के की वैल्यू क्या है, वी ए बी बाय एल ए बी, क्या आपको एल ए बी मालूम है, क्या आपको एल बी मालूम है, क्या आपको ई भी मालूम है, तो कई चीज़ों को मालूम है आपको इस क्वेश्चन में, यस और नो। तो वी ए बी यानी कि ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए बी वायर की रेजिस्टेंस भी दे रखी है आपको, तो आई इंटू आर ए बी। अब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, बट आप लोग इसको सिर्फ देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको इनफैक्ट इस पॉइंट पे काफ़ी हिंट मिल चुका है, तो पॉज करके और आंसर निकाल लेना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली सर्किट सॉल्विंग, है ना। वंस यू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंसेप्ट, ये सर्किट सॉल्विंग है ना, कि ये और ये पैरेलल में तो बैलेंस करना है, तो E इक्वल टू के एल किया अपन ने, E प्रोपोर्शनल टू एल, E इक्वल टू के एल से आपकी अब जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको भरते जाओ, ठीक है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 100 मिली वोल्ट। एंड आई पता है क्या आपको, क्या आपको सर्किट में आई पता है बच्चा, और आर ए भी पता है क्या, जल्दी से करना है इसको। आर ए बी देखो आपके पास 20 ओम था, है ना, और ये आपका आर कैपिटल अननोन है, ठीक है। तो इफ यू मेक द कैलकुलेशन 100 मिली वोल्ट को मैंने 10 टू द पावर -1 वोल्ट लिख दिया, 100 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -1। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, छोटी मोटी चीज़ें हैं। एंड देखो ये क्या आता है आपका 20 प्लस आर बोलो, ये एक जीरो इधर ले रहा हूँ, 200 इंटू 4 इज 800, तो 780 आंसर था इसका शायद, विच इज़ वॉट द क्वेश्चन इज। नाउ देर आर 2-3 वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, बट दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड टू द पॉइंट वे, है ना। एक अपन ओरल मेथड से भी कर सकते हैं, ओरल तो नहीं उतना, कुछ तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बट ये मेथड आपका बेसिक मेथड है, इसको पहले समझ लेना। अब ध्यान देना, एक और मेथड जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है कि यार देखो, अगर 60 सेंटीमीटर्स में 20 मिली वोल्ट है, ठीक है, मानते हो,
60 सेंटीमीटर में 20 मिली वोल्ट है, प्रोपोर्शनल है दोनों। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 300 सेंटीमीटर में 0.1 मिली वोल्ट होगा या 100 मिली वोल्ट होगा, जैसे पीछे लिखा मैंने। यूनिटरी मेथड सीखा है ना बचपन में, वही है ये 60 सेंटीमीटर में अगर 20 मिली वोल्ट है तो 300 सेंटीमीटर जो कि इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 100 मिली वोल्ट हो गया, है ना। अब 300 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 20 ओम्स, ठीक है ना। तो 20 ओम में अगर 0.1 वोल्ट है तो 20 प्लस आर में 4 वोल्ट है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ओरल मेथड है, वैसे इसमें भी कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी बट जल्दी हो जाएगा, है ना। ये मतलब यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्या होता है? बनिया मेथड। बनिया मेथड क्या होता है कि आप 1 किलो चावल अगर 50 रुपए का है तो 1.5 किलो चावल कितने का होगा, वो यूनिटरी मेथड है। फिर से देखना, 60 सेंटीमीटर में 20 मिली वोल्ट है, 300 सेंटीमीटर में 100 मिली वोल्ट हो गया, 5 गुना कर दिया दोनों साइड। अब 300 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 20 ओम, यस और नो? तो 20 ओम में वही 100 मिली वोल्ट को 0.1 वोल्ट लिखा है। एंड 20 प्लस आर कितना है जिसमें 4 वोल्ट हो जाए, दोनों को डिवाइड कर दो। यूनिटरी मेथड में अपन डिवाइड करते हैं कि 20 प्लस आर बार बाय 20 इज एक्चुअली 4/0.1 यानी कि 40। तो 40 इंटू 20 800 आ गया, 800 माइनस 20 780 आ गया। तो ये इतना लिखने के बजाय आप एक्चुअली एग्जाम हॉल में इतना लिख के आंसर ला सकते हो, ओनली इफ यू प्रैक्टिस लॉट, है ना। ओनली इन दिस चैप्टर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। इन दिस चैप्टर इन रे ऑप्टिक्स लिटरली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। समझ आ रही बात? क्योंकि ये थोड़े से प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली मास्टर्ड विद प्रैक्टिस, मेथड नंबर 2 यहाँ मैंने लिखी, ठीक है बच्चा। और किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो लोड मत लेना, आप एग्जाम्पल्स और देखते जाओ। तो इसकी 2 एप्लीकेशन है मेन, जो जेई मेन में रेगुलरली आती है, जो प्रैक्टिकल्स में भी आती है। फर्स्ट इज कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ये बड़ी इजी, ध्यान देना। इसमें क्या होता है जल्दी से देखेंगे कि एक बार आप क्या कर रहे हो, ये वाली की वन को क्लोज करके E1 को लूप में ला रहे हो और L1 लेंथ देख रहे हो, है ना। आप क्या, आपको अंडरलाइन कंसेप्ट पता है, तो की 1 क्लोज करके आप E1 इक्वल टू के L1 लिख सकते हो क्या, ना। एक बार इसको क्लोज करके ये वाली बैटरी आपकी पैरेलल में आ गई इस लेंथ से AJ से, तो L1 रीडिंग आई है, L1 वाली एक इक्वेशन आई, है ना। फिर K1 को ओपन कर दो एंड K2 को क्लोज करो। जल्दी से K1 को ओपन करके K2 को क्लोज करो, उससे क्या होगा, ये बैटरी अब पैरेलल में आ गई, तो यहाँ पे L2 रीडिंग आती है। तो E2 इज इक्वल टू के L2, है ना, सेम के, क्योंकि आपने सेम सेटअप यूज़ किया है बट डिफरेंट लेंथ आएगी। तो आप 2 बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स में यूजुअली एक का गिवन होता है, दूसरे का पूछा होता है। तो ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन है। इस पर अगर न्यूमेरिकल जेईई मेन में आ भी जाए, जो कि एक बार आया हुआ है, तो आपको एक की पता है, दूसरे की निकालनी है, लेंथ दोनों की दे रखी है, ठीक है ना। तो इट इज़ दैट सिंपल। एक की पता है, दूसरे की निकालनी, लेंथ दोनों की दे रखी है। तो मतलब बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाता है वो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनरली नहीं पूछा जाता, बट प्रैक्टिकल्स में आपको ये दिया रहता है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ, मतलब एक का दिया दूसरे का निकालना है। अब ये क्वेश्चन है एक, जो मैं बोल रहा हूँ आया हुआ है, वो यही क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, है ना। अब ये उतने नहीं आते, रिमेंबर, पीछे जो अपन ने किए 2 वो ज़्यादा आएंगे, और अभी भी जो मैं बताऊँगा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है उसकी, वो थोड़ी देर में आएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कमिंग नाउ, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली। बट उससे पहले ये वाला कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से कर। ईएमएफ E1 दे रखा है आपको, बैलेंसिंग लेंथ L1 दे रखी है आपको, ठीक है। वायर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ ईएमएफ E2 दे रखा है आपको, और लेंथ आपको निकालनी है। बच्चा E इक्वल टू के लगाते हुए 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट इक्वल टू के इंटू 36 सेंटीमीटर लिख दूं, एक इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 1.8 वोल्ट, और ये भी ओरल है बाय द वे, है ना। मैं तो लिख रहा हूँ बट आप इसको ओरल कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो लेंथ आपको निकालनी है L2, तो रेशियो ले लो। तो 1.2/1.8 कितना होता है ना, और आंसर बता दो फटाफट से, 3/2, एंड L2 इज 3/2 टाइम्स 36 कितना होता है, तो आपका 54 हो जाएगा, है ना। बट 54 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी फॉर बॉम्बे, जिनको पसंद है 54, एक्चुअली इसका आंसर था ही नहीं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो ऑप्शन नहीं थी, बट 54 कई बच्चे 22 में लिख के आए, इसका आंसर 2022 में जुलाई में, आई रिमेंबर।
54 लिख के आए। 54 क्यों आंसर नहीं है बच्चों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली कुछ ट्रिक एलिमेंट दे ही देते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है ये, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब L2 माइनस L1 पूछ रहा है ये। तो L2 आपका 54 आया, सही है, बट रिमेंबर L1 36 था, तो ये 18 सेंटीमीटर आंसर है इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। ठीक है, बेसिक स्टफ जेईई मेन में। अगर सिंपल चीज़ पूछ रहे हैं, एकदम ही अगर सिंपल सी चीज़ पूछ रहे हैं, तो कुछ वो क्वेश्चन में ट्रिक डाल देंगे जिससे आप गलत चीज़ लिख के आएंगे और -1 नंबर लेके आएंगे। नेवर डू दैट। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन था, बट ये उतना नहीं आता। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सवाल इसी एप्लीकेशन की वजह से आता है मोस्टली। द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर विच इज मेजरिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ना, एक सेल की ईएमएफ निकालना और एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, दो एप्लीकेशन होती है मेन पोटेंशियोमीटर की। तो इस वाले पेज पे थोड़ा ध्यान देना, पहले ध्यान देना फिर लिखना। सेटअप क्या है आपका? वही मेंस ड्राइवर सर्किट या प्राइमरी सर्किट है ना, सेकेंडरी सर्किट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले की को ओपन रखते हो, है ना, ये जो की देख रहे हो ना आप, इसको ओपन रखते हो। तो की को ओपन रखने से क्या हो रहा है, आपका ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि नीचे तो ओपन है, ये वाला पार्ट बैलेंस हो रहा है, एंड लेट्स से L1 से बैलेंस हो रहा है ना। तो अपन क्या लिख रहे थे जब की ओपन है, पीछे भी क्या लिख रहे थे, E इक्वल टू KL1 लिख रहे थे, तो वही लिखना है आपको शुरू में तो, बट ध्यान देना अब। व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड है ना, एक तो ऐसे क्लोज करते हैं और एक ऐसे भी क्लोज करते हैं ना, और ढक्कन लगा देते हैं। प्रैक्टिकल जिन्होंने किया हमको समझ में आ रहा होगा। जब की क्लोज कर देते हैं तब क्या होता है बच्चों, तब देखो इधर एक करंट बन जाता है। नाउ देयर इज दिस करंट इन दिस सर्किट, लेट्स कॉल इट I1, है ना, क्योंकि इसको अपन ने I बोला है, और इधर अपन I डैश बोलते ही हैं, बट I डैश हमेशा हमेशा जीरो होता है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपका नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है फैक्ट कि इधर कोई करंट नहीं है सर, इधर कोई करंट नहीं है, ऐसा क्यों? बात यह है कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट गैल्वेनोमीटर से जा नहीं रहा है तो आ भी नहीं रहा है ना। एक बैटरी जितना करंट देती है उतना ही वापस लेती है, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही वापस लेना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अधीन आता है, समझ रहे हो आप? तो जो भी करंट इधर जा रहा है वो इधर जाएगा, और जो भी करंट इधर से निकल रहा है वो इधर जाएगा। इधर का करंट अलग है, इधर का करंट अलग, समझ रहे हो? दैट इज द ब्यूटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देयर आर टू डिफरेंट सर्किट्स कनेक्टेड or balanced in parallel with each other. This is having its own current, this is having its own current, and there is no current in these branches although they are connected, है ना। यही चीज़ कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती कि कनेक्टेड है तो करंट क्यों नहीं आ रही, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे तो करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा। पोटेंशियली तो बैलेंस कर रहे हो आप, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, उधर इधर कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको I1 अलग नाम दे रहा हूँ, I डैश भी नहीं बोल रहा हूँ, I1 है ये करंट। अब अगर I1 है तो मुझे बता सकते हो आप बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। लेकिन केस में लेट से L2 रीडिंग आती है ना, यहीं पे ध्यान देना, और अभी लिखना मत बच्चों। जैसे मैंने कहा यही कंसेप्ट लगा के की क्लोज किया है, तो कैन आई से नाउ दैट एप्सिलॉन माइनस IR इज इक्वल टू KL2 नाउ, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी नाउ इज एप्सिलॉन माइनस I1R। चमक रहा है? या ऐसे भी सोचो कि V इक्वल टू I कैपिटल R, है ना, इसको देखना एक बार, लिखना बिल्कुल मत। V जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो I1 कैपिटल R भी है ना, I1 कैपिटल R भी, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बॉक्स होती है यहाँ पे, और ये आपका एप्सिलॉन माइनस I1R भी है, दोनों पैरेलल में, समझ रहे हो? तो ये सर्किट में I1 इंटू कैपिटल R और एप्सिलॉन माइनस I1R इक्वल है, बात समझ में आ रही है ना, जो कि केस KVL से भी आती है इक्वेशन, है ना। KVL की इक्वेशन क्या लिखोगे आप, I1R प्लस I1 स्मॉल r इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना। तो वही चीज़ लिखी है मैंने एक तरह से, पर लिखना ऐसे ही आपको। और अब आप इसको ड्रॉ कर लो और लिखने लग जाओ फटाफट से। अब आप इसको ड्रॉ करो और लिखने लगो। दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन। वैसे लेक्चर्स में अपन एक एप्लीकेशन और यूज़ करते हैं, बट वो कभी भी नहीं आई है, इट हैज़ नेवर कम। तो यही एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आई है, एंड इसको आप ड्रॉ भी करना और एज इट इज़ लिखना, है ना। ड्रॉ करके एज इट इज़ लिखना है अगर आपको सीखना है। अगर आप रिवीजन के लिए आए तो फटाफट आगे कर लो, क्योंकि आपको सॉल्विंग 1 and 2 से एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है ना। अच्छा, कई बच्चे वो फार्मूला रट के बैठ जाते हैं, बट वैसे जेई तो नहीं होता है। अभी अपन एक फार्मूला निकालेंगे जिसको कई बच्चे रट के एक्चुअली सोचते हैं कि जेई मेन तो निकल ही जाएगा, जेई मेन में भी काम नहीं आता, एडवांस तो भूल जाओ। तो इफ़ यू आर अप फॉर गुड रैंक्स इन जेई मेन, लिखना है, समझना है कंसेप्ट को। यहाँ पे मैंने I1 को क्या लिखा है, एप्सिलॉन बाय R प्लस आर, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने I1 को, जो कि KVL की इक्वेशन से भी आ जाता है, एप्सिलॉन बाय R प्लस आर, KVL की इक्वेशन से भी आ जाता है, वो लिखा है
ठीक है, क्या समझ आ रही है? ठीक है ना। तो अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके स्मॉल आर निकालना है, रिमेंबर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो डिवाइड कर लें, क्योंकि के और एप्सिलॉन तो आपको दिया भी नहीं है, दोनों को डिवाइड कर लो, है ना। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ मैं, तो दैट आपका एप्सिलॉन और के भी कैंसिल हो जाए। तो देखो आर प्लस आर न्यूमरेटर में आ जाता है, स्मॉल आर आपको निकालना है, और इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं तो L1/L2 आता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट। मोस्ट स्टूडेंट्स डू रिमेंबर दिस फार्मूला, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी यही फार्मूला काम आता है, बट दे फॉरगेट दैट जेई मेन में और जेई एडवांस में स्पेशली, ये टॉपिक एडवांस में है, अभी मेन के सिलेबस में है ही नहीं। रिमेंबर, मेन के सिलेबस में नहीं है तो क्या इसको छोड़ दें? कतई नहीं, क्योंकि हर साल फिर भी इस पर क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 साल से आउट ऑफ सिलेबस से फिर भी जेई मेन में क्वेश्चन ये आ ही जाता है। तो ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले सॉल्यूशन पे, एक बार सॉल्व करके पूरा लिया। अब या तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगा दोगे कई बार, या आप इस कंसेप्ट को लगाओगे। तो कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्मूला ऑफ कोर्स। इनफैक्ट फॉर्मूला इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्ट। रिमेंबर दैट फॉर्मूला इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्ट। तो इसको पॉज करके अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेना। बट आई मूव ऑन टू 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, है ना। इफ यू आर लकी लाइक सम स्टूडेंट्स इन जेईई मेन 2018 वर, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लगेगा कि गैल्वेनोमीटर में नो करंट है, आई डैश 0 है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना। ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना, मेरे हिसाब से मत चलना। मैं आपको मिसगाइड भी कर दूंगा अगर क्वेश्चन की बात आती है तो। मैं कई बार आप लोगों को कुछ और लिखवा देता हूँ, फिर ट्रैप करवा देता हूँ लाइव लेक्चर्स में, देखा है कि नहीं। अपने हिसाब से चलना। शुरुआत में क्या दिया आपको, एप्सिलॉन इक्वल टू के L1 विच इज के इंटू 52 सेंटीमीटर दिया है एक्चुअली, ना, बैलेंस करने के। सेकेंड केस में इफ इट इज शंटेड बाय 5 ओम, बैलेंस इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। ये क्लियरली L2 है, बट व्हाट डू यू मीन बाय शंटेड? तो ध्यान देना, पहले सिर्फ आपने सेल को बैलेंस किया, अब सेल के पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, ये कैपिटल आर, है ना। तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स अपन बोल रहे थे वो कैपिटल आर दे रखा है, और इसको आप बैलेंस कर रहे हो गैल्वेनोमीटर से। शंटेड मतलब वही पैरेलल में लगा देना, और L2 आपकी बैलेंस हो रही है, समझ लो। तो वही बात है कि एप्सिलॉन माइनस आई आर या आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू के L2 आ रहा है ना। बट वही बात है, इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके ऑलरेडी एक फार्मूला निकाल रखा है, तो फार्मूले से भी कर सकते हो डायरेक्टली। फार्मूला अगर आपने निकाल रखा है तो फार्मूले से भी इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो, बट इट वोंट वर्क एवरी टाइम, रिमेंबर दैट, बिकॉज द कंसेप्ट इज द किंग। आई इंटू, ये I1 बोला था तो I1 ही बोल देते हैं, I1 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू, तो दोनों से क्या आया था और यहाँ से आपका क्या आया था, 52 पता है, 40 पता है, कैपिटल आर मतलब शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाई। तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि वो स्मॉल रेजिस्टेंस से है, ये वाली रेजिस्टेंस। पहले सिर्फ सेल को लगाया था, अब यहाँ पे 5 ओम लगा दिया, चमक रहा है। पहले सिर्फ सेल को लगाया था तो 52 सेंटीमीटर, बाद में 5 ओम को पैरेलल में लगा दिया तो 52 से कम रीडिंग आएगी। अब हमेशा ऐसा होगा कि L1 इज ग्रेटर देन L2। इट इज ऑब्वियस दैट L1 इज ग्रेटर देन L2, क्योंकि आपकी एप्सिलॉन L1 को बैलेंस कर रही है, एप्सिलॉन माइनस समथिंग L2 को बैलेंस कर रही है। तो L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, 52 और 40, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाता है देख लेना एक बार, 12/8 1.5 आता है इसका आंसर। और ये आपका लकी डे है व्हेन यू नो द फॉर्मूला एंड इट डायरेक्टली गिव्स यू द आंसर इन जेईई मेन, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स। 2018 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। 22 में ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखना, सेल को जब आपने शंट किया है 8 ओम से, तो बैलेंसिंग अक्रॉस द लेंथ L1 ये आया है, एंड बैलेंसिंग L2 ये आया है अगर शंटेड बाय 4 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की निकालनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। ओनली सी द सोल्यूशन इफ़ यू हैव ट्राइड इट एंड फेल्ड। अगर आप इसको ट्राई करके आंसर निकाल देते हैं, आई एम वेरी ग्लैड। बट ये लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है ना, तो इसको बहुत ध्यान से करना, केयरफुली करना मतलब। ठीक है, तो अगर आप L1/L2 इंटू आर लगाते हो तो 2 आंसर आता है विच इज़ नॉट द आंसर बाय द वे। अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगा दिया देन 2 आंसर आता है विच इज़ नॉट द आंसर, पहले ही बता रहा हूँ 2 ओम इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअली इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ठीक है। सपोज किसी ने L1/L2 -1 लगा भी दिया, बट ये गलत आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये गलत अप्रोच है, ठीक है।
तो क्या सही अप्रोच है, प्लीज सी, क्या सही अप्रोच है ना? व्हाट डू यू मीन शंटेड वाला केस? मतलब बैटरी के पैरेलल में आपने जो आर लगाया है, शुरू में वो 8 ओम है, बाद में वो 4 ओम है, समझ रहे हो? शुरू में वो 8 ओम है, बाद में वो 4 ओम है ना? तो एक तो यहाँ पे 8 ओम या 4 ओम क्या रखोगे वही नहीं पता तुम्हें। 8 रख दोगे तो 4 आएगा, 4 रख दोगे तो 2 आएगा, समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। रिमेंबर आर भी चेंज हो रहा है, तो आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें। कंसेप्ट वॉज वॉट? कंसेप्ट वॉज एप्सिलॉन माइनस आई आर या आई आर है ना, या आई वन बोल रहे थे अपन, इक्वल टू के एल कंसेप्ट था, ठीक है? प्लीज सी द कंसेप्ट। आई वन कितना था? एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर। तो पीछे जो अपन ने इक्वेशन 2 लिखा था ना डेरिवेशन के पॉइंट पे, वो आपकी बेसिक कंसेप्ट बन जाती है। पीछे जो अपन ने इक्वेशन 2 लिखा था ना डेरिवेशन में, वो आपका बेसिक कंसेप्ट है कि यार पैरेलल में इसमें करंट कितना है? आई वन, तो आई वन इंटू आर, या एप्सिलॉन माइनस आई वन आर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ से आपका जल्दी आंसर आता है। मतलब आप प्रूव कर लेना एप्सिलॉन माइनस आई वन आर भी इसी के बराबर है, क्योंकि केवीएल है तो दोनों पोटेंशियल इक्वल ही आएंगे ना, पैरेलल में भी है तो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये इक्वेशन लगानी है आपको 2 बार, ठीक है? करूँ मैं? ध्यान देना, एप्सिलॉन इंटू 8 ओम अपॉन आर प्लस 8 इक्वल टू के इंटू 3 मीटर्स, पहली इक्वेशन। एंड एप्सिलॉन इंटू 4 ओम बाय आर प्लस 4, 4 से पैरेलल में किया बाद में, 2 मीटर्स बैलेंसिंग लेंथ आई। तो ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। एप्सिलॉन नहीं निकालना है आपको, स्मॉल आर निकालना है, और के भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करोगे तो, ठीक है? तो आप सॉल्व खुद से करना है बच्चा। प्लीज सॉल्व ऑन योर ओन इफ यू अंडरस्टूड दिस। इफ नॉट, प्लीज सी द डेरिवेशन वंस अगेन। अगर आपको अभी नहीं समझ आया, इट्स ओके, डेरिवेशन दोबारा देख लेना प्लीज, बट समझ जरूर जाना है, लास्ट चीज़ है ये लेक्चर। और 3r प्लस 24, तो r की वैल्यू इस सवाल में 8 आती है, विच इज़ द आंसर, ठीक है? तो 8 आंसर था इस 22 के क्वेश्चन का। इस पर ऐसे कोई गिमिक्स या फॉर्मूले डायरेक्टली वर्क नहीं करते, क्योंकि कई बार जेई मेन भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्या, बहुत बार एक्चुअली। नाउ दिस इज वन कंसेप्ट इफ यू अंडरस्टूड, वेरी गुड, एंड दिस इज वन क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली सेम। गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ये होमवर्क में होने वाला है। टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अगेन आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर में आर दे रखा है, बैलेंसिंग पॉइंट L1 दे रखा है, सेकंड आर दे रखी है, बैलेंसिंग पॉइंट L2 दे रखी है, ठीक है? तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंट वैल्यूज। 24 में अप्रैल में आए, रिमेंबर 24 में तो सिलेबस में भी नहीं था। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन भी करना है इसमें, एक बेसिक सा, वो करके आंसर कमेंट्स में करना है, ठीक है? एक बार देख लो इसको, पॉज भी कर लो, बट आंसर करना कमेंट्स में, कन्फर्मेशन में डालूंगा। एंड सो फार आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, तो थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड दिस। पोटेंशियोमीटर को मैंने बहुत बेसिक से लिया है, तो अगर आपको कोई डाउट भी है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई टू इट। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।